कॉम्बिनेशंस, और वहाँ पे जो हमने टाइप डिस्कस की थी वो हमारे पास थी जिसे हम कहते हैं परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस विदाउट रेपिटेशन। कि हमारे पास कॉम्बिनेशंस और परमुटेशंस में एक नंबर जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा यूज़ नहीं हो सकता। अब हम डिस्कस करेंगे मोर जनरलाइज वर्जन और एक दूसरी चीज़ उसमें कि अगर हमारे पास परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस ऐसे आ जाते हैं जिनमें हम नंबर जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, तो उस केस में हमारे पास परमुटेशंस का फार्मूला क्या होगा और कॉम्बिनेशंस का फार्मूला क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं अगर रिवाइज करवा दूं आपको, तो हमने जब परमुटेशंस का फार्मूला डिस्कस किया था डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 8 पोजीशंस हैं, लेट्स से 1 2 और 3, और मेरे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 5 हैं, और जो मैंने फॉर एग्जांपल 5 ग्रुप ऑफ पीपल है उनमें से मैंने उन्हें 3 पर्सन्स को एट द सेम टाइम अरेंज करना है पिक्चर इन अ लाइन। तो हमने देखा था कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास टोटल चॉइसेस 5 हैं। तो जब मैं एक पर्सन को चूज कर लूंगा, तो एक पर्सन को चूज करने के बाद मेरे पास जो रिमेनिंग पर्सन रह जाएंगे वो 4 रह जाएंगे, क्योंकि जो पर्सन मैंने चूज कर लिया और उसको फर्स्ट पोजीशन पर मैंने उसको प्लेस कर दिया, तो मेरे पास रिमेनिंग पोजीशंस 2 हो जाएंगी, बच जाएंगी, और जो रिमेनिंग नंबर ऑफ पर्सन है वो मेरे पास 4 आ जाएंगे। तो सेकंड पोजीशन के लिए मेरे पास टोटल चॉइसेस 4 है। इसी तरह मेरे पास थर्ड पोजीशन के लिए जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो 3 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास क्या आ जाएंगी, दीज वुड बी 60। इसको हमने डिस्कस किया था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था इन द फॉर्म ऑफ 3 परमुटेशंस। तो यहाँ पे हम आर लेते हैं 3 के इक्वल, और हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये 3 परमुटेशंस हैं। और जो नोटेशन हमने यूज़ की थी बुक में यूज़ की गई है पी एन और आर, और आपने एफएससी में यूज़ किया ये वाली नोटेशंस एन पी और आर। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड टू है 5p3 से, और हमने इसका फार्मूला जो है वो डिज़ाइन किया था कि एन पी आर इट इज़ बेसिकली एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जो जनरल हमारे पास रिलेशन आया था उसमें ये आया था n इंटू एन माइनस वन टाइम्स एन माइनस टू अप टू एन माइनस आर माइनस वन यूजिंग दी प्रोडक्ट रूल। बाद में जब हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में चेंज करना था तो हमने n माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी किया और n माइनस आर फैक्टोरियल से उसको डिवाइड भी किया। अब अगर हम यहाँ पे जो हमने डिस्कस की थी कि जो n ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, दीज n दे आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पे हम n जो है वो डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, और हमने यहाँ पर n को रिपीट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो परमुटेशंस का फार्मूला था दैट वाज विदाउट रेपिटेशन। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हो, इसी क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यही 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये अगर रिपीट हो रही हो, तो हम इसका फार्मूला कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 प्लेसेस हैं, और फर्स्ट प्लेस पर जो मेरे पास चॉइसेस हैं वो 5 हैं। अब चूंकि मैं एलिमेंट्स को रिपीट भी कर सकता हूँ, इसका मतलब ये है कि सेकंड पोजीशन के लिए भी मेरे पास स्टिल 5 चॉइसेस हैं, और थर्ड पोजीशन के लिए भी मेरे पास 5 चॉइसेस हैं। इट मीन्स मेरे पास 3 पोजीशंस के लिए जो टोटल चॉइसेस होंगी वो होंगी 5 रेज टू पावर 3। और अगर मैं यही कंसिडर करता हूँ कि मेरे पास 5 ही पर्सन हैं और 5 ही सीट्स हैं, तो फर्स्ट के लिए भी मेरे पास 5 चॉइसेस, सेकंड के लिए भी 5, थर्ड के लिए भी 5, फोर्थ के लिए भी 5 और फिफ्थ के लिए भी 5। इसका मतलब है जो टोटल मेरे पास चॉइसेस होंगी वो 5 रेज टू पावर 5 होंगी। इस केस में हम कह सकते हैं कि परमुटेशंस विद रेपिटेशंस में हमारे पास जो फार्मूला होगा वो होगा n रेज टू पावर r। n रेज टू पावर r का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो n है, और जो r है हमारे पास इट इज बिटवीन 0 एंड n। तो ये हमारे पास आ जाएगा परमुटेशंस विद रेपिटेशंस। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल गिवन है कि आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हाउ मैनी स्ट्रिंग्स कैन बी फॉर्म्ड with the uppercase letters of English alphabets।
तो यूजिंग प्रोडक्ट टूल देयर आर 26 अपर केस इंग्लिश लेटर्स, और आप उसमें से कोई भी लेटर जो है वो दोबारा यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जो टोटल चॉइसेस होंगी वो आपके पास होंगी 26 रेज टू पावर आर। तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरम जो है, थ्योरम की फॉर्म में आर परमुटेशंस का फार्मूला गिवन है। द नंबर ऑफ आर परमुटेशंस ऑफ सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विथ रेपिटेशन अलाउड इज एन रेज टू पावर एफ आर। अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी तो हमारे पास जो फार्मूला था वो था एन फैक्टोरियल, या जब आप एन पी एन कहते हैं तो एन फैक्टोरियल, और जब आप एन पी आर कहते हैं तो हमारे पास आता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इन केस ऑफ रेपिटेशन दिस वुड बी एन रेज टू पावर आर। अगर आपको याद हो, जब हमने देखा था एक सेट से दूसरे सेट्स पे हमारे पास कितने फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, अगर हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट हमारे पास बी है, ए सेट की अगर कार्डिनलिटी m थी और दूसरे सेट की कार्डिनलिटी n थी, तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट के लिए भी n चॉइसेस थी, सेकंड के लिए भी n चॉइसेस थी, और अप टू mth एलिमेंट के लिए भी n चॉइसेस थी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास कितने बनते थे, m रेज टू पावर n। और जब हमने इसी को जब एक्सटेंड किया था कि अगर हमारे यहाँ पे तो हमारे पास सिंपल फंक्शंस थे, जब हमने इसको एक्सटेंड किया था हमारे पास कितने फंक्शंस जो है वो वन वन एग्जिस्ट करते हैं, तो उस केस में जब हम एक नंबर यूज कर लेते थे तो दूसरे पोजीशन पर हम वो नंबर यूज नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे हमने देखा था वन वन केसेस में हमारे पास जो फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं दे आर एन फैक्टोरियल, जो कि हमारे पास है एन पी एन। और एक बात हमने और नोट की थी कि हमारे पास ए की जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ ए, इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। और पिजन होल प्रिंसिपल में हमने ये बात प्रूफ की थी कि अगर ए की कार्डिनलिटी जो है वो ग्रेटर देन बी की कार्डिनलिटी है, इट मींस देयर डज नॉट एग्जिस्ट आ वन वन फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ई। तो ये मैंने थोड़ा सा रिकॉल भी कर दिया जो हमारे पास प्रीवियस जो रिजल्ट्स थे। ओके, अब हम आते हैं फर्दर एग्जांपल्स की तरफ। हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है कॉम्बिनेशंस विद रेपिटेशंस। अब अगेन हमारे पास परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस में जो मेजर डिफरेंस था वो था ऑर्डर का। तो प्रीवियस केस में आपने ये देखा कि हमारे पास परमुटेशंस में हमने रेपिटेशंस अलाउड कर दी। अब यहाँ पर हम रेपिटेशंस भी कर रहे हैं और हमारे पास ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस केस में हमने देखा था जब ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हमारे पास ए और बी, अगर मैं इसको सेट कंसिडर कर लेता हूँ, ये सेट मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेट विद बी और ए। तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरे पास थ्री एलिमेंट्स का सेट है ए बी और सी, और मैंने इसमें से टू कॉम्बिनेशन चेक करने हैं, तो मेरे पास जो टोटल पॉसिबल वेज अगर मैं परमुटेशंस में देखूं तो टोटल मेरे पास 6 परमुटेशंस आएंगी जो कि डिफरेंट होंगी। लेकिन मेरे पास सेट ए बी और सेट बी है, ये दोनों सेट्स जो हैं वो क्रॉसपोंड कर रहे हैं एक ही कॉम्बिनेशन को। तो यूजिंग डिवीजन रूल हम क्या करते हैं कि इस परमुटेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल आंसर्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। इस बेस पे हमने एक फार्मूला बनाया था कि हमारे पास एन सी आर का जो फार्मूला है, एन सी आर इट इज बेसिकली जब आप परमुटेशंस के फार्मूले को आर फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, जब आप इसको दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे तो हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा जिसे हम कहेंगे कि एन पी आर बेसिकली इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग आर फैक्टोरियल विथ एन सी आर। यहाँ पे हम देख लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय कॉम्बिनेशंस विथ रेपिटेशंस। तो यहाँ पे एक तो एलिमेंट्स हमारे पास रिपीट हो रहे हैं और दूसरा हमारे पास जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। एक हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर कि 4 फ्रूट्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल how many ways are there to select 4 pieces of fruit from a bowl containing apples, oranges and pears? तो यहाँ पे हमारे पास गिवंस हैं 3 टाइप्स के फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट 3 टाइप्स हैं और हमने उसमें से चूज करने हैं 4 पीसेस। तो आर हमारे पास क्या होगा, इट इज 4। इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है
कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीसेस नहीं गिवन है। यूजली जो प्रीवियस हमने क्वेश्चंस किए थे परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस वाले, उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स गिवन होते थे। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रूट के पीसेस तो नहीं गिवन, लेकिन हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स गिवन है। 3 टाइप्स के हमारे पास फ्रूट्स हैं और हमने उसमें से 4 पीसेस चूज करने हैं। अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि पीसेस जो हैं, अगर एक एप्पल है, एप्पल के 10 पीसेस हैं, उसमें हम ये तो नहीं कह सकते ये वाला फर्स्ट पीस है, ये वाला सेकंड पीस है, ये थर्ड पीस है। इसका मतलब है एक एप्पल के 10 पीसेस का आपस में उसको क्लासिफिकेशन करना या उसको डिस्टिंग्विश करना डिफरेंट है। लेकिन हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि ये पीस एप्पल का है, ऑरेंज का है या पियर का है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉल में एप्पल्स के पीसेस हैं, ऑरेंजेस के पीसेस हैं और पियर्स के पीसेस हैं, और उसमें से हमने 4 पीसेस चूज करने हैं फ्रूट के, तो हमारे पास क्या पॉसिबल चॉइसेस हैं? तो टोटल पॉसिबल चॉइसेस हमारे पास ये गिवन है, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास यहाँ पर जो पॉसिबिलिटीज हैं दे आर 15। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इस तरह की जो चॉइसेस है उसको हम विद द हेल्प ऑफ फार्मूला या कोई ऐसा फार्मूला बना सकते हैं कि हमारे पास ये आर कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकें। उसके लिए हम एक छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल 3 है, या हम इसको एक ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के बॉक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है जिसमें हम एप्पल्स के पीसेस रिप्लेस करेंगे, एक बॉक्स है जिसमें हम ऑरेंज के पीसेस रिप्लेस करेंगे, और एक बॉक्स है जिसमें हम पियर के पीसेस रिप्लेस करेंगे। अगर आप क्वेश्चंस में देखें तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, देयर आर एट लीस्ट 4 पीसेस ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट। इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि जो आपने जो 4 पीसेस चूज किए हैं वो एक ही टाइप के फ्रूट के हों, जैसे 4 एप्पल्स है, या ये भी पॉसिबल है कि आपके पास वो जो आपने 4 पीसेस चूज किए हैं वो ऑरेंजेस के हों। ये भी पॉसिबल है आपने जो 4 पीसेस चूज किए हैं वो 4 के 4 पियर्स के ही हों। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट पॉसिबल चॉइसेस हैं। तो टोटल पॉसिबल चॉइसेस हम कैसे काउंट करेंगे, और उसका जो मेथोडोलॉजी हम जो यूज करेंगे वो क्या है, कि एग्जाम्पल 3 में इस बात को एक्सप्लेन किया गया है कि आप ये देखें कि हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ बार्स और कुछ स्टार्स। जो बार्स हैं, जैसे ये बॉक्स है, बॉक्स हमें रिप्रेजेंट करेगा टाइप, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है और ये मेरे पास थर्ड टाइप है। और जो स्टार्स है वो हमें रिप्रेजेंट करेगा कितने हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो हम प्लेस कर सकते हैं। ये हो सकता है फॉर एग्जांपल 4 के 4 ऑरेंजेस हैं, 4 के 4 एप्पल के पीसेस हैं, ऑरेंज का 0 है और पियर्स का जो 0 है। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और एप्पल का 1 पीस हो, ऑरेंज का 3 पीसेस हो और पियर्स के 0 पीसेस हो। तो ये टोटल पॉसिबल चॉइसेस जो हैं, इसका जो फॉर्मुलेशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टार्स और एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन से करते हैं। तो लेट्स से आपके पास ये बॉक्सेस हैं, जैसे हम सेकंड एग्जांपल्स में देख रहे हैं, हमारे पास इसी तरह की एक और एग्जांपल गिवन है कि 7 टाइप्स ऑफ बिल्स गिवन है हमारे पास, जिसमें $1 वाला बिल है, एक $2 का, $5 वाला, $10 का और $20 का, $50 और $100 बिल्स है। अब हमने इनमें से चूज करने हैं कि टोटल 5 बिल्स हमने चूज करने हैं, और एटलीस्ट हमारे पास 5 बिल्स हैं ईच टाइप के। तो अब हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, हम इन 7 टाइप्स के बॉक्सेस बना लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइप का बॉक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ये हमने 7 बॉक्सेस बना लिए हैं। और हम क्या करेंगे, जो भी बिल हम यूज करेंगे वो इनमें से जिस टाइप का बिल होगा उसी को उसी बॉक्स में रिप्लेस कर देंगे। अब आप ये देखें कि मेरे पास ये 7 स्पेसेस हैं, और ये स्पेसेस जो हैं बेसिकली ये सेपरेट की गई हैं इन बार से। अब टोटल हमारे पास जो बार्स हैं वो कितनी है, 4, 5 और 6। यानी कि अगर मेरे पास टोटल n टाइप्स हैं, उन n टाइप्स में से मेरे पास जो बार्स यूज होंगी सेपरेट करने के लिए वो n-1 बार्स यूज होंगी। तो अब मैं अगर एक बिल चूज करता हूँ, वो बिल मेरे पास लेट से कि $100 का है, तो मैं उसको प्लेस करूंगा $100 वाले में, तो मेरे पास लेट से फॉर एग्जांपल इस बॉक्स में आ जाएगा 100 वाला, इस बॉक्स में।
तो 1 वाला इस बॉक्स में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो बार्स है इसको हम वर्टिकल लाइन से शो कर लेते हैं, और फिर हम जो हमारे पास जो बिल्स हैं उसको हम यूज कर लेते हैं स्टार से। तो आप ये देखें कि हमारे पास जैसे हमने चूज किया था कि 4 एप्पल्स हैं, 0 ऑरेंजेस हैं और 0 मेरे पास पीयर्स हैं। तो हमारे पास जो टोटल बार्स जो यूज हुए वो हमारे पास यूज हुए 2, और हमारे पास 4 का मतलब यह है कि हमारे पास टोटल हमने 4 एप्पल्स जो हैं वो फर्स्ट बॉक्स में यूज किए, सेकंड में भी 0 और थर्ड में भी 0। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने यूज हो रहे हैं, n-1 जो है वो हमारे पास बार्स यूज हो रहे हैं, और r हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स यूज हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे ये भी डिसाइड करना है कि कितने नंबर स्टार्स जो हैं वो कितने बार से पहले हैं और कितने उसके बाद हैं। तो टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हो जाएंगे वो होंगे n-1 प्लस r। अब इन ऑब्जेक्ट्स में से हमने चूज करने हैं r ऑब्जेक्ट्स। इट मीन्स कि जब आपके पास कॉम्बिनेशन विद रेपिटेशन आएगा तो फॉर्मूला हमारे पास चेंज हो जाएगा। n n माइनस ओके n प्लस आर -1 को हम बाद में लिख लेते हैं, और उसमें से हमने चूज करना आर एलिमेंट्स को। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर भी गिवन है जिसमें आपके पास शो किया गया है कि आपके पास जो डॉलर्स हैं वो किस टाइप के हैं और कहाँ कहाँ रिप्लेस किए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये मेरे पास $1 का था, ये मेरे पास $2 का, 5 का, 10 का, 15 एंड अप टू सो ऑन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो $10 वो हमने दो बिल्स चूज किए हैं, और $1 के मेरे पास जो है वो थ्री बिल्स चूज किए हैं। तो टोटल हमने 5 बिल्स ही चूज करने थे। ये हमारे पास पॉसिबल चॉइसेस हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, हमारे पास जो $5 का एक बिल है, और $1 और $2 का हमारे पास कोई भी बिल नहीं है। उसके बाद $10 का हमारे पास भी कोई बिल नहीं है, $20 के हमारे पास दो बिल्स हैं, $50 का एक बिल है और $100 का एक बिल है। तो ये कुछ पॉसिबल चॉइसेस जो है वो गिवन है। टोटल पॉसिबल चॉइसेस हम कैसे फाइंड कर लेंगे, दिस वुड बी विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला n प्लस आर माइनस 1। तो यहाँ पर हमारे पास n जो है इट इज 7 टाइप्स, r हमारे पास है हमने 5 चूज करना है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 11 चूज 5। तो टोटल हमारे पास 462 पॉसिबल चॉइसेस हैं ये 5 बिल्स चूज करने की। यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, ये थ्योरम गिवन है इन द फॉर्म ऑफ अ फार्मूला Cn+1r माइनस r। यहाँ पर जो रिलेशन यूज किया गया है वो आइडेंटिटी यूज की है कॉम्बिनेशंस की, NCr इट इज सेम एज NCn-r। ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, और आपको याद होगा कि हमने इसमें 1 to 1 कोरोस्पोंडेंस बनाई थी। जैसे अगर मेरे पास 4 एलिमेंट्स का सेट है 1 2 3 4, और मैंने इसमें से 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स फाइंड करने हैं, तो अगर इसमें से मैं एक एलिमेंट एक सेट कंसिडर करता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 2 और 4, तो एक चॉइस ऑफ 3 एलिमेंट सेट की कोरोस्पोंड करती है वो एलिमेंट जिसको आपने एक्सक्लूड करना है। तो इसका मतलब है चूजिंग 3 एलिमेंट्स इज सेम एज not choosing 4 minus 3 elements which are 1, right? तो यहाँ पे हमारे पास इसी फार्मूले को यूज करते हुए इसका जो फार्मूला है वो उसकी सेकंड फॉर्मुलेशन बनाई गई है। जैसे हमारे पास n+r-1, इसका मतलब है ये हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे n+r-1 माइनस r। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे -r प्लस r कैंसिल आउट, तो दिस वुड बी n+r-1 डिवाइडेड बाय n-1। इट मीन्स हमारे पास जो फार्मूला है ये चूज r भी हो सकता है और ये चूज n-1 भी हो सकता है। तो यहाँ हमने दो फार्मूलाज जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, एक परमुटेशंस विद रेपिटेशन वाला और एक कॉम्बिनेशंस विद रेपिटेशन वाला। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन कोई बात समझ नहीं आई तो आप मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। जी प्रूफ, इन फार्मूलाज का प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास
इनकी ओके, ये जो मैंने अभी डिराइव करवाया ये वाला फार्मूला एन, ये जो n+r-1, इस फार्मूले का प्रूफ नहीं है। वैसे बुक में लिखा हुआ है, आप इस थ्योरम का प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो आप आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं NCR इक्वल्स टू NCn-r, इसका प्रूफ हमारे पास एग्जाम में पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो NCn-r ये हमारे पास दो वेज में प्रूफ किया जा सकता है। एक वो वे है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में जिस वे से प्रूफ किया था, जैसे आप इसकी राइट हैंड साइड ले लें, तो राइट हैंड साइड को आप एक्सपेंड कर लें NCn-r, आप इसका फॉर्मुलेशन जो फार्मूला है उसको एक्सपेंड करें तो आपके पास वो इक्वल टू आ जाएगा NCr। और फिर जो दूसरा प्रूफ है वो है कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था। और एक बात आपने कहा कि आप इसका प्रूफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम ये बात करते हैं फॉर ऑल एक्स प्रोपोजिशन ऑफ पी ऑफ एक्स होल्ड्स, इसका मतलब ये है कि आपको इसको प्रूफ करने के लिए डोमेन के तमाम एलिमेंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो फॉर ऑल एक्स, आपने अगर NCn-r को प्रूफ करना है तो आपको फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। आप इसको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल से प्रूफ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने इसको डिसप्रूफ करना है तो आप एक पर्टिकुलर एग्जांपल यूज कर सकते हैं। मैंने 4 एलिमेंट्स का सेट आपको सिर्फ समझाने के लिए यूज किया कि आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। जो दूसरी एलिमेंट्स है हमारे पास, इसको आप जनरलाइज भी प्रूफ कर सकते हैं, और इस बेस पे कि मैंने 4 एलिमेंट्स का सेट लिया, आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अगर आपने चूज करना है इसको NCn-r के लिए, तो आप कहें कि मेरे पास जो r एलिमेंट्स अगर मैंने चूज करने हैं तो मेरे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो कितने बच जाएंगे, n-r मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे। तो जब मैं r एलिमेंट्स को चूज करता हूँ, इसका मतलब है मेरे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो n-r रह जाएंगे। इट मीन्स मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ f जो कि r एलिमेंट्स को चूज करने को मैप करता है रिमेनिंग उसके एलिमेंट्स पे। या आप कह सकते हैं अगर मैं एक सेट कंसीडर करता हूँ जिसकी कार्डिनैलिटी मेरे पास r है, तो मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ f जो कि मैप करेगा, फंक्शन मैप करेगा एक सेट को उसके कंप्लीमेंट पे। तो आप ये देखें कि मेरे पास ये जो फंक्शन है, अगर ए की कार्डिनैलिटी r है तो ए कंप्लीमेंट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, टोटल एलिमेंट्स माइनस r, यानी कि n-r। और फिर हम इसको, अब इस फंक्शन को अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि ए एलिमेंट्स चूज करने के दिन चॉइसेस हैं, ए एलिमेंट्स को चूज करने की चॉइसेस है n चूज r, दे आर सेम एज चूजिंग एलिमेंट्स n-r। तो इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट चूज करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो है n चूज n-r। अब चूंकि मेरे पास, अगर मैं इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ कर देता हूं, इसका मतलब ये है कि n चूज r और n चूज n-r दे आर सेम। तो यहाँ पे हम इसको फंक्शन को 1-1 प्रूफ करना है हमने, और इसको हमने ऑन टू प्रूफ करना है। 1-1 कैसे प्रूफ करेंगे कि हम दो एलिमेंट्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास n-r1 है और दूसरा एलिमेंट है n-r2। तो आप जब इसका प्री इमेज लेंगे, प्री इमेज के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम सेट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अगर कंप्लीमेंट का दोबारा कंप्लीमेंट लिया जाए तो वो सेट ए है। तो अगर मैं कह देता हूं कि फंक्शन वैल्यू जो सेम है, n-r1 जो है वो इक्वल्स टू है n-r2 के, इसका मतलब ये है कि जब मैं इसका कंप्लीमेंट लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका कंप्लीमेंट लेता हूँ n-r1 इट इज इक्वल्स टू n-r2, जब मैं इसका कंप्लीमेंट लूंगा तो कंप्लीमेंट लेने से मेरे पास जो ओरिजिनल सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे r1 इक्वल्स टू r2। यहाँ पे आपने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर मेरे पास f ऑफ x1 इट इज सेम एज f ऑफ x2, इट मीन्स मेरे पास x1 जो है वो इक्वल्स टू x2 है। तो ये मेरे पास 1-1 की कंडीशन जो है वो प्रूव होगी। तो मैं कहूंगा कि फंक्शन जो है वो 1-1 है। दूसरी चीज हम क्या यूज करेंगे कि ऑन टू भी है। अब किसी भी एलिमेंट्स को आप ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्लियरली ऑन टू है। ऑन टू कैसे, कि आप कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल a2 आप यूज कर लेते हैं एम्प्टी सेट। तो जब आप एम्प्टी सेट यूज करेंगे तो लेट्स से एक कंप्लीमेंट जो है उसकी कार्डिनैलिटी 0 है। इसका मतलब है हमारे पास जो ए सेट आ रहा है वो बेसिकली, ए कंप्लीमेंट जो सेट आ रहा है वो एक एम्प्टी सेट है। अगर एक एम्प्टी सेट है, जब आप इसका दोबारा कंप्लीमेंट लेंगे, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे, तो हमारे पास पूरा सेट आ जाएगा।
तो इसका मतलब ये है कि एक कंप्लीमेंट, जो कंप्लीमेंट वाला हमारे पास कलेक्शन है, उसमें हर सेट के कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करता है कि जब आप उसको फंक्शन के थ्रू मैप करते हैं तो वही कार्डिनैलिटी आती है। तो ये हमारे पास इसका बेसिकली कम्बिनेटोरियल प्रूफ है, एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर। अब हमने फंक्शन को वन वन भी प्रूफ कर दिया, हमने फंक्शन को ऑन टू भी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए जो है इट इज सेम एज कार्डिनैलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो हमने कलेक्शन लिया था ए वाला और कलेक्शन लिया था ए कॉम्प्लीमेंट, दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम है। अब ए कॉम्प्लीमेंट वाले कलेक्शन की कार्डिनैलिटी जो हमारे पास प्रूव हुई है वो हुई है एन सी एन माइनस आर विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन। और ए की जो हमारे पास कार्डिनैलिटी है वो है एन सी आर। अब क्योंकि दोनों की कार्डिनैलिटी सेम है यूजिंग बाइजेक्शन, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि ये एन सी आर जो है वो इट इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, राइट। तो इस तरह हमने जो है वो प्रॉपर उसकी जो है वे ऑफ चूज करना है कि आप कम्बिनेटोरियल प्रूफ में किस तरह उसको प्रूफ करते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छी इसकी एप्लीकेशन है कम्बिनेटोरिक्स कॉम्बिनेशंस विथ रेपिटेशन में। बास का हमारे पास एक इक्वेशंस गिवन होती है डिफरेंट अननाउंस में, और हमने फाइंड करना होता है इस इक्वेशन के कितने हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 5, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11। हमने ये देखना है कि इस इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, और एक कंडीशंस हमारे पास गिवन है कि जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। x1 x2 x3 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की बात होगी इसका मतलब है कलेक्शन हमारे पास होगा नेचुरल नंबर्स विद जीरो इंक्लूडेड, या हम इसको ऐसे करते हैं इट इज z पॉजिटिव। समटाइम हम इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था कि हमारे पास 3 टाइप्स के फ्रूट्स हैं। तो हमने 3 बॉक्सेस बना लिए थे, लेट्स से 1 बॉक्स, सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स। अब फर्स्ट बॉक्स जो है वो फर्स्ट टाइप है, लेट्स से x1। सेकंड बॉक्स जो है वो सेकंड टाइप है, और थर्ड बॉक्स जो है वो एक थर्ड टाइप है। अब हमने इन तीन तीन टाइप्स के एलिमेंट्स चूज करने हैं। अब अगेन इस केस में आप देखें हमें ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमें सिर्फ उन एलिमेंट्स की टाइप्स पता है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन जो इक्वेशन है वो क्या है कि आप इन 3 डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स चूज करें सच दैट हमारे पास जो सम है वो 11 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है x1 टाइप का एक एलिमेंट चूज करूं, x2 टाइप का मैं 2 एलिमेंट चूज करूं, और x3 टाइप का मैं जो है वो फॉर एग्जाम्पल 8 एलिमेंट चूज करूं। तो ये मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, 1 प्लस 2 प्लस 8 इट इज 11। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है फर्स्ट टाइप के मैं 5 एलिमेंट चूज करूं, सेकंड टाइप के भी 5 एलिमेंट चूज करूं, थर्ड टाइप का अगर मैं 1 एलिमेंट चूज करूं। तो ये मेरे पास अगेन इन दोनों नंबर्स का सम जो है वो 11 है। फिर अगर मैं x1 जीरो टाइप चूज करूं, x2 मेरे पास 6 है और x3 मेरे पास 5 है। तो ये मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी होगी, टोटल सम क्या क्या हो गया 11। तो मैंने देखना है कि ऐसे मेरे पास टोटल चॉइसेस कितनी है। तो चूज मैंने कितने करनी है, 3 टाइप्स के चूज करने हैं। तो हमारे पास जो टाइप होगा वो n की वैल्यू होगी, n इज 3। और जो मेरे पास r है, r मेरे पास 11 है क्योंकि मैंने उन सब का नंबर्स का जो सम है वो 11 करना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास किसी भी टाइप के नंबर्स जो हैं वो मिनिमम 0 हो सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि x1 x2 x3 आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, और मैक्सिमम जो है वो 11 हो सकता है। तो हमारे पास जो इसका फार्मूला आएगा वो और रिपीट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 5x1 है इसका मतलब है x1 टाइप के 5 हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है कॉम्बिनेशंस विद रेपिटेशन, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है। इट इज n प्लस r माइनस 1 चूज r। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस r 14 माइनस 1 चूज 11 और इट इज 13c11। इसका मतलब है हमारे पास टोटल 78 पॉसिबिलिटीज हैं जिसको यूज करते हम इस इक्वेशन के पॉसिबल सॉल्यूशंस बना, इसके इतने सॉल्यूशंस एटलीस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल थी हमारे पास कॉम्बिनेशंस विद रेपिटेशंस की।
अब हम इसी में एक थोड़ी सी एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि एक डिफरेंट केस क्या हो सकता है। ऊपर जब हमारे पास एग्जांपल थी उसमें x1 x2 x3 पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास सिर्फ डोमेन बताई गई थी कि x1 x2 x3 की डोमेन क्या होगी। दे बिलोंग्स टू सेट 0 1 और 2। लेकिन समटाइम्स हमारे पास उस डोमेन पे रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती है, जैसे x1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, x3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इस केस में क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जब हमने x1 के केस में वन एलिमेंट्स तो हमने फिक्स कर दिया, x1 एटलीस्ट वन तो आपने कंसिडर करना ही है x1 बॉक्स में से। x2 के केस में आपने क्या कर दिया कि दो एलिमेंट्स आपने फिक्स कर दिए, दो एलिमेंट्स आपने x2 वाले बॉक्स में से लेने हैं, एक एलिमेंट आपने x1 वाले बॉक्स में से लेने हैं और थ्री एलिमेंट्स आपने x3 वाले बॉक्स में से लेने हैं। चूज आपने टोटल करने थे 11 एलिमेंट्स, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो फिक्स एलिमेंट्स है वो कितने आ गए, 1 + 2 + 3 दे आर 6। इसका मतलब है 11 में से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो तो फिक्स हो गए, इसके अलावा बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो हमने टोटल चूज करने हैं। क्योंकि 6 एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, एक एलिमेंट आपने x1 का लेना है, दो एलिमेंट्स आपने मिनिमम, ये हमारे पास मिनिमम क्राइटेरिया, x2 आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं, x3 के आपने 3 एलिमेंट्स लेने हैं। 6 एलिमेंट्स फिक्स हो गए, बाकी हमारे पास 5 एलिमेंट्स रह गए। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो n है वो है 3 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं, x1 x2 x3, और r हमारे पास अब रिड्यूस हो गया 5 पे, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी हमारे पास चूज किए जा चुके हैं। तो फार्मूला हमारे पास अगेन अगर हम n+r-1 यूज करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 + 3 - 1 चूज 5, और ये हमारे पास आ जाएगा 7 चूज 2, जो कि हमारे पास है 21। तो इस तरह के ये क्वेश्चन में आपको देख के आइडिया लगाना पड़ेगा कि हमारे पास क्वेश्चन की नेचर क्या है। परमुटेशन का क्वेश्चन है, कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, हमारे पास परमुटेशन विद रेपिटेशन है या कम्बिनेशन विद रेपिटेशन है। ओके, अब हम मजीद इसमें डिस्कस करते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और इससे फर्दर रिलेटेड एग्जांपल्स भी और टॉपिक्स भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल गिवन है आपके जस्ट रिमाइंड करने के लिए, आपको रिकॉल कराने के लिए कि अगर हमारे पास जब परमुटेशंस और कम्बिनेशंस विदाउट रेपिटेशंस हैं तो फार्मूलाज क्या थे, और जब आप परमुटेशंस और कम्बिनेशंस चूज कर रहे हैं विद रेपिटेशंस तो हमारे पास फार्मूलाज क्या है। एक छोटी सी एग्जांपल गिवन है, जब आपके पास लूप्स यूज की गई हैं और उस केस में आपने डिफाइन करना है हर लूप के एंड पे जो इनसाइड जो लूप है वो आप यूज करें k = k+1। एक दफा जब लूप एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास k की वैल्यू में ऐड हो जाएगा 1, और इनिशियली हमारे पास जो k की वैल्यू है इट इज 0। तो इट इज जस्ट बेसिक, आप इसको रीड कर सकते हैं और जो हमारे पास प्रीवियस जो कम्बिनेशन वाला फार्मूला था उसके साथ इसको टैली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है परमुटेशंस विद इंडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। बास का ये होता है कि हमारे पास हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की परमुट अरेंजमेंट देखनी है और अरेंजमेंट में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम आ जाते हैं, जिस केस में हमारे पास उन दोनों के दरमियान में उनको डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसका प्रूफ हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बुक वाला और दूसरा हम बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं डिवीजन रूल वाला। जैसे हमारे पास ये देखें, ये वर्ड गिवन है सक्सेस, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं हमारे पास ये ब्लॉक्स हैं अल्फाबेट्स के, जैसे छोटे बच्चों के हमारे पास टॉयज होते हैं, तो हर ब्लॉक में हमारे पास एक अल्फाबेट जो है वो इंग्रेव्ड है, जैसे ये। अब हमने क्या करना है कि हमने इन ब्लॉक्स में हमने इन ब्लॉक्स की प्लेसमेंट्स करनी है और देखना है कि टोटल कितने हमारे पास पॉसिबल वेज हैं इनको प्लेस करने के। तो अगर आप देखें कि अगर मैं इसको जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं C1 कह देता हूँ, इसको मैं C2 कह देता हूँ। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एज इट इज आ जाते हैं, अब अगर मैं इनको इनकी पोजीशन जो है वो चेंज करता हूँ, C2 पहले लिख लेता हूँ और C1 बाद में लिख लेता हूँ, तो इस केस में तो ये मेरे पास दो डिफरेंट परमुटेशंस होंगी। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में गिवन ही ना हो
ना 1 गिवन हो और ना 2 गिवन हो, फिर आप उसको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये वाला सी पहले है या ये वाला सी बाद में है। तो अगर मेरे पास ये सारे जो आपके पास लेटर्स हैं, ये सारे अगर मेरे पास डिस्टिंक्ट हो, तो आपको पता है टोटल हमारे पास हैं 3 4 5 6 7। अगर ये मेरे पास 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, तो इन 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के मेरे पास वेज कितने होंगे? 7p7, या मैं इसको कहूंगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन अब अगर इसमें से मेरे पास फॉर एग्जांपल जो सी है, वो दो सी जो है वो मेरे पास इनडिस्टिंग्विशेबल है, मैं इनकी पोजीशन चेंज कर दूंगा, तो मेरे पास इनका मैं कोई भी अरेंजमेंट करूं, कोई भी ऑर्डर अरेंजमेंट करूं, तो उसके बारे में उसको मैं डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, उसको मैं डिफरेंट नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि मेरे पास ये दोनों जो हैं, इनके जितने भी आपके पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो कोरोस्पोंड करेंगे 1 को। तो यूजिंग डिवीजन रूल हमारे पास इस 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करना पड़ेगा मुझे 2 फैक्टोरियल के साथ। इसी तरह मेरे पास ये जो S1 S और ये S है, ये मेरे पास S जो है वो 3 है। अब अगर मैं इसको कहूँ ये मेरे पास S1 है, ये मेरे पास S2 है और ये मेरे पास S3 है, तो अगर मेरे पास S1 S2 S3 इन तीनों के मेरे पास जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, वो कितने वेज में हो सकती हैं? वो 3 फैक्टोरियल वेज में हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास S1 S2 S3 तो नहीं है, ये तीनों S जो हैं वो एक ही S को कोरस्पॉन्ड करेंगे। आप इनकी कहीं भी जगह शफल कर दें तो ये तीनों हमारे पास कोरस्पॉन्ड करेंगे एक ही अरेंजमेंट को। तो हम क्या करेंगे? यूजिंग डिवीजन रूल 7 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से। तो ये हमारे पास डिवीजन रूल की तरह है। उस डिवीजन रूल में हमने तो जस्ट कंसिडर किया था कि एक सेट की फिक्स कार्डिनलिटी है, जिसमें डी हमारे पास जो है वो फिक्स था। यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक से ज्यादा टाइप्स के जो है वो ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बिल्कुल उस डिवीजन रूल की टाइप का इसका प्रूफ है। तो यहाँ पे हम इसको जनरली क्या कह सकते हैं? अगर हमारे पास एक टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो n फैक्टोरियल है, और n1 टाइप के हमारे पास n1 नंबर ऑफ टाइप्स जो है वो हमारे पास एक ही तरह के हैं, और n2 नंबर के हमारे पास दूसरी टाइप के हैं, और nr टाइप के हमारे पास तीसरी टाइप के हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ फेज है वो हमारे पास क्या आएंगे? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल टाइम्स n2 फैक्टोरियल टाइम्स nr फैक्टोरियल। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो इसका प्रूफ है वो कैसे किया गया। इसका प्रूफ हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल और कॉम्बिनेशंस। जैसे हमारे पास टोटल 7 लेटर्स हैं, उन 7 लेटर्स में जो एस है, एस हमारे पास अपीयर हो रहा है 3 टाइम्स। इसका मतलब यह है कि टोटल हमारे पास 7 में, क्योंकि एस 3 जो है वो आपस में एक दूसरे का ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता, तो हमारे पास ये परमुटेशन होगी। तो एस अरेंज करने के हमारे पास टोटल C3 वेज हैं। इसी तरह हमारे पास जो सी है उसको चूज करने के हमारे पास, क्योंकि जब आप 7 प्लेसेस में 3 प्लेसेस पर, अब आप 3 प्लेसेस पर अगर आप एस यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन और दिस वन, तो बाकी जो हमारे पास चॉइसेस बचेंगी वो बचेंगी 1 2 3 4। 4 प्लेसेस पे हमने रिप्लेस करना है सी। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं टू सी चूज करने के, वो हैं 4C2। अब अगर इनमें से भी आप दो पोजीशंस पर कहीं सी चूज कर लेते हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज रह जाएंगी वो बच जाएंगी 2। तो बाकी हमारे पास जो लेटर्स हैं वो हैं यू है और ई है, तो उनको 2 में से 1 हमारे पास यू पॉसिबल वेज है, और ई चूज करने के हमारे पास क्योंकि एक ही प्लेस बची है और एक ही एलिमेंट है, तो हमारे पास 1C1 ही एग्जिस्ट करती है पॉसिबिलिटीज। तो टोटल हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी वो आ जाएंगी इस फॉर्मुलेशन, जो कि हमारे पास है 420। तो यहाँ पे एज ए थ्योरम हमारे पास ये फार्मूला भी गिवन है। अगर हमारे पास n1 ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक टाइप के हैं, n2 हमारे पास दूसरी टाइप के हैं, और n के हमारे पास kth टाइप के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास यूज करेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल ऑफ ईच नंबर ऑफ टाइप्स, n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को बात समझ नहीं आई मुझे बताएं, अदरवाइज फिर हम इसमें नेक्स्ट मूव करते हैं। कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का?
ओके, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एग्जांपल है, आपको याद होगा हमने पिजनहोल प्रिंसिपल में किया था कि जब हमारे पास फाइव हैंड्स ऑफ फाइव कार्ड्स हैं और हमने इनको फोर प्लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप ये देखें कि मेरे पास जो नंबर ऑफ टाइप्स आ रही है यहाँ पर वो मेरे पास फोर है, फोर टाइप्स के प्लेयर्स हैं। और जब आप एक प्लेयर को फाइव कार्ड्स दे देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो फाइव कार्ड्स आपस में तो डिस्टिंग्विशेबल है, लेकिन जब आप एक पर्सन को दे देंगे तो एक पर्सन के पास जो फाइव कार्ड्स हैं वो एक ही पर्सन के पास रहेंगे, वो दूसरे पर्सन के पास तो नहीं जा सकते। तो टोटल जो हमारे पास है वो है 52 कार्ड्स। तो फर्स्ट पर्सन को फाइव कार्ड्स देने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 52। क्योंकि मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल जब फर्स्ट पर्सन को आप चार कार्ड्स देंगे वो फोर कार्ड फाइव कार्ड्स जो हैं वो आपस में तो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, क्योंकि जो 52 कार्ड्स हैं वो सब के सब एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन एक पर्सन के पास जो फोर फाइव कार्ड्स हैं वो उसी के पास हैं और उसको वो चेंज नहीं कर सकता किसी दूसरे के साथ। तो वो हमारे पास टोटल चॉइसेस जो होंगी वो 52C5 होंगी। अब 52 चूज फाइव कार्ड्स चूज करने के बाद सेकंड पर्सन के पास जो है वो रिमेनिंग होंगी 47, क्योंकि फाइव कार्ड्स है वो हमने 52 में से निकालनी सेपरेट करनी है। तो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास आ जाएंगे 47। तो 47 में से हमने नेक्स्ट फाइव चूज करके सेकंड पर्सन को देने हैं। फिर हमने 10 कार्ड्स रिमूव कर लिए तो थर्ड पर्सन के लिए हमारे पास आ जाएगा 52 माइनस 10, 42 कार्ड्स। 42 कार्ड्स में से फाइव कार्ड्स हमने देनी है थर्ड पर्सन को। इसी तरह हमारे पास 15 कार्ड्स जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 52 में से तो रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास आ जाएगा 37, और 37 में से फाइव कार्ड्स हमने लास्ट वाले पर्सन को देना है। तो हमारे पास टोटल चॉइसेस होंगे 37C5। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हमारे पास आ जाएंगे 52 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये 32 फैक्टोरियल क्यों आया। 32 फैक्टोरियल हमारे पास है कि जब आप 37 में से 5 दे देंगे तो जो हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे कार्ड, रिमेनिंग कार्ड हमारे पास होंगे 32। अब उन रिमेनिंग 32 कार्ड्स में आप उनकी प्लेसमेंट किसी भी तरह से कर लें हमारे पास वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, क्योंकि उन 32 में से कोई भी कार्ड जो है वो इन चार प्लेयर्स यूज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है उन 32 की जो आपस में कॉम्बिनेशंस हैं वो कॉम्बिनेशंस कोरस्पॉन्ड करेंगे जस्ट वन वन अरेंजमेंट को। इसलिए हम लास्ट से इसको डिवाइड करते हैं 32 फैक्टोरियल से, क्योंकि टोटल हमारे पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स हैं वो 52 ही होनी चाहिए उनका सम। तो ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी। यहाँ तक हम इसमें जो हमारे पास परमुटेशंस विद रेपिटेशंस और परमुटेशंस विद कॉम्बिनेशंस वाला है ये टॉपिक हम इस पॉइंट तक ही करते हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स विद डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस इसको हम फर्दर टाइम भी जो है वो स्किप कर देते हैं और मूव करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ तक अगर स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, इससे रिलेटेड सवाल आप बुक में कर सकते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखें, मैं इस फ्राइडे और वीकेंड पर इसके कुछ क्वेश्चंस आपको गूगल क्लास में अपलोड कर दूंगा जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस, बट इट डजंट मीन दे आर ऑल द क्वेश्चंस टू बी प्रैक्टिस। आप अपनी मर्जी के मुताबिक क्वेश्चंस देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, वो जो आपने न्यूली डिस्कस किए हैं, जैसे हमारे पास हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दीज इक्वेशंस एग्जिस्ट, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। आप ये देख सकते हैं अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो x1 x2 x3 की तो हमारे पास ये सॉल्यूशंस कितने रिड्यूस हो जाएंगे। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास गिवन है, ये आप कर सकते हैं ट्राई। अगर कोई बात समझ ना आए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। 6.5 मीन व्हाट, 6.5 क्या है? एक्सरसाइज कौन सी है सर? ओके, एक्सरसाइज ये 6.4 आई थिंक, जस्ट 1 मिनट, 6.5 है जी, एक्सरसाइज 6.5 है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब हमने 6.5 में हमने कुछ लास्ट वाले दो टॉपिक्स छोड़ दिए हैं जो कि एडवांस है। उसमें स्टर्लिंग नंबर्स ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड है, जो कि हमारा सिलेबस है जो है वो बियॉन्ड दिस सिलेबस है।
अब हम मूव करेंगे, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 8th चैप्टर का रिकरेंस रिलेशन। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि हम इन अब तक जो इतने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उनकी हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक एडवांस टेक्निक ऑफ काउंटिंग जिसको हम कहते हैं इट इज रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन समझने के लिए एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा एफएससी से। जब आपने सीक्वेंसेस स्टडी की थी तो आपने उसमें फर्स्ट सीक्वेंस डिस्कस की थी अरिथमेटिक सीक्वेंस, और फिर आपने देखा था कि अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला फाइंड करने के लिए आप कुछ टर्म्स लिखते हैं और उसका पैटर्न डिस्कस करके आप वहां से जनरलाइज कर लेते हैं कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पास अगर मैंने डिस्कस करना है अरिथमेटिक सीक्वेंस, मुझे ये पता है कि ऐसे सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब अगर मैं जो कॉमन डिफरेंस है वो डी कंसिडर कर लेता हूँ और जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ A1। इट मींस मेरे पास जो सेकंड टर्म है वो ऑब्टेन होगी फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद। इसी तरह मेरे पास जो थर्ड टर्म है वो ऑब्टेन होगी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के बाद, सॉरी कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद। इसी तरह फोर्थ टर्म जो है वो मेरे पास ऑब्टेन होगी थर्ड टर्म में वही कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद। इस तरह मैं जनरलाइज कर सकता हूँ कि मेरे पास nth टर्म जो है वो ऑब्टेन होगी n-1 टर्म्स में कॉमन डिफरेंस ऐड करने के बाद। तो बासकत हमने क्या किया, बासकत हम इसको क्या करते हैं कि ये वाला फार्मूला यूज करते हैं ए एन इक्वल्स ए एन माइनस वन प्लस टी। समटाइम्स हम क्या करते हैं कि A2 की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, A3 की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, और फाइनल हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है ए एन इक्वल्स टू A1 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जब आपके पास ऐसा फार्मूला हो, यहाँ पे आप देखें हमने nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें n-1 टाइम टर्म जो है वो फाइंड करना पड़ेगी। तो ऐसा फार्मूला जिसमें जो टर्म है वो डिपेंड करती है अपनी प्रीवियस टर्म्स पे, तो इस तरह के जो फार्मूला उसको हम कहते हैं इट इज रिकरेंस रिलेशन। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप डिजिटल और एनालॉग में डिफरेंस करते हैं। आपके पास एक कैसेट है, रील वाली कैसेट है, तो उसमें अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 वीडियोस हैं जो कि प्ले होनी है, तो जो 10th वीडियो है वो उसी वक्त प्ले होगी जब 9 वीडियोस हैं वो प्ले हो चुकी होंगी। इस तरह फिफ्थ आपके पास जो फिफ्थ वीडियो है वो उसी वक्त प्ले होगी जब पहली 4 वीडियोस हैं वो प्ले हो चुकी हो। तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे रिकरिंग है हमारे पास एन इक्वल्स टू n-1। अगर आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है इसका मतलब है आपको पहले फोर्थ टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है इसका मतलब है आपको पहले थर्ड टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, थर्ड टर्म फाइंड करनी है इसका मतलब है आपके पास सेकंड टर्म पहले होनी चाहिए, और सेकंड टर्म फाइंड करनी है इसका मतलब आपके पास फर्स्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है और वो फार्मूला गिवन है जिसकी मदद से हम सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं इट इज अ रिकरेंस रिलेशन। जनरल सॉल्यूशन, जीएस मीन जनरल सॉल्यूशन। हाँ नहीं, देखें सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस एक अलग सी चीज है और जो रिकरेंस रिलेशन है वो एक डिफरेंट टर्म्स है। ठीक है, हो सकता है आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में भी रिकरेंस रिलेशन बना सकते हैं। अब देखें अरिथमेटिक के केस में मेरे पास ये रिकरेंस रिलेशन आया है, लेकिन ज्योमेट्रिक के केस में अगर आप कंसिडर करते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, उसके केस में हमारे पास एक डिफरेंट रिकरेंस रिलेशन होगा। जैसे अगर आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है उसमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन रेशो गिवन है, तो A2 हमारे पास होगा A1R, इसी तरह A3 हमारे पास होगा A2R, A4 हमारे पास होगा A3 और R। तो लास्ट में हमारे पास जो एन है, एन का फॉर्मूला an-1 टाइम्स आर। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के केस में हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू an-1 आर। तो हर सीक्वेंस के लिए हमारे पास एक डिफरेंस रिकरेंस रिलेशन है। हम ये कह सकते हैं कि रिकरेंस रिलेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास एक सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। रिवर्स वे में हम इसको ये कह सकते हैं।
तो यहाँ पर बेसिकली हमारा टास्क अब क्या होगा, ये जो हमारा पास 8th चैप्टर है हमने स्विच किया 6.5 से 8, तो हमारे पास रिकरेंस रिलेशंस जो है वो बनाए कैसे जाते हैं और फिर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन का सोल्यूशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि रिकरेंस रिलेशंस की कुछ एप्लीकेशंस, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर हम आते हैं कि रिकरेंस रिलेशन बनाया कैसे जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर सपोज दैट हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो इन कॉलोनी डबल्स एवरी आवर, suppose that the number of bacteria in a colony doubles every hour. If colony begins with 5 bacteria, अच्छा एक बात और, हमने जैसे अरिथमेटिक के केस में फॉर्मूला डिजाइन किया ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन प्लस टी, इसमें हमारे पास बास का समटाइम्स ये इनिशियल कुछ टर्म्स गिवन होती हैं, इसको हम कहते हैं इनिशियल गेस। बात हम जब न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस पढ़ते हैं तो उसमें हम न्यूटन रॉप्सन मेथड या डिफरेंट मेथड डिजाइन करते हैं, तो हर हमारे पास जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जरूरी नहीं है कि ए वन गिवन हो सकता है कि 2 टर्म्स भी गिवन हो, 3 टर्म्स भी गिवन हो, तो उसको हम कहते हैं दीज आर इनिशियल गेस। या जैसे आप फिजिक्स में यूज करते हैं, जब आपके पास एक एक मॉडलिंग, एक मैथमेटिकल मॉडलिंग है किसी भी फिनोमेना की, और आप उसमें इनिशियल गैस यूज करते हैं कि एट दैट टाइम वेलोसिटी वाज दिस वन, और आफ्टर सम टाइम टी वेलोसिटी बिकम्स दिस, तो वो हमारे पास बेसिक से इनिशियल से गैस होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो हर आफ्टर एवरी आवर डबल्स, और अगर हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो 5 स्टार्टिंग जो है वो 5 बैक्टीरिया के साथ है, तो अब हमें ये बताना है कि आफ्टर अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स कितने बैक्टीरिया की हमारे पास कितने बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ अदर बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स या जो अब तक हमने डिस्कस किया है उससे ये नंबर्स बताना हमारे लिए शायद डिफिकल्ट हो। अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं बेसिक रिकरेंस रिलेशन। वो कैसे, या हम डिसाइड कर लेते हैं लेट से कि एन नंबर ऑफ आवर्स के बाद जो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं वो ए एन, और हमें ये पता है, ये रिलेशनशिप पता है कि हर आफ्टर एवरी आवर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल। इसका मतलब ये है ए एन जो है nth आवर में जो बैक्टीरिया हैं वो प्रीवियस आवर से डबल होंगे। प्रीवियस आवर्स में जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होंगे वो होंगे ए एन माइनस वन। इसका मतलब है ए एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए एन माइनस वन। और यहाँ पे हमारे पास वेन एवर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर हमारे पास एक इनिशियल गैस गिवन था कि ए जीरो इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन आ गया और हमारे पास एक इनिशियल गैस आ गया। इस इनिशियल गैस को यूज करते हुए हम आगे से इसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जीरो 5 है तो हम ए वन फाइंड कर सकते हैं। ए वन मेरे पास क्या होगा, 2 टाइम्स ए जीरो, तो ए वन मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 5। इसी तरह मैं ए टू फाइंड कर सकता हूँ। ए टू मेरे पास होगा ए वन 2 टाइम्स ए वन, तो 2 टाइम्स ए वन मेरे पास क्या है 2 टाइम्स 5, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 5। तो इस तरह यूज करते हुए इसी तरह ए थ्री मेरे पास क्या है, ए थ्री होगा 2 टाइम्स ए टू, और ए टू मेरे पास क्या है 2 स्क्वायर और 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 क्यूब 5। तो जो टोटल जो एग्जैक्ट हमारे पास लास्ट जो फार्मूला आएगा, हमारे पास एग्जैक्ट लास्ट वन फार्मूला जिससे हम किसी भी टर्म को ऑब्टेन कर सकते हैं, वो आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर 2 एन। तो आप यहाँ पे देखें, हमने सबसे पहले जो चीज हमने बनाई वो हमने एक रिकरेंस रिलेशन बनाया और हमने इनिशियल गैस यूज किया। फिर हमने इनिशियल गैस और इस रिकरेंस रिलेशन को यूज करते हुए उससे सक्सेसिव टर्म्स फाइंड की। हमने ए वन फाइंड की, हमने ए टू फाइंड की, हमने ए थ्री फाइंड की, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पे लास्ट पे उसका जो एक जनरल फार्मूला है वो डिजाइन कर दिया। तो ये हमारे पास है डिफरेंट काउंटिंग प्रॉब्लम्स में हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है टास्क कि आप इस फिनोमेना के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बताएं या एक रिलेशन बताएं जिसकी वजह से हम ये नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल हमारे पास है फिबोनाची नंबर्स की। फिबोनाची नंबर्स में हमारे पास अगर आपको याद हो तो जो सीक्वेंस फिबोनाची सीक्वेंस क्या होती है कि फॉर एग्जांपल 0 1 1 2 3 5 8 और 13 अप टू 1।
तो यहाँ पे हमारे पास हम इसका अगर रिकर्स, अब हमारे पास नंबर ऑफ आफ्टर एन स्टेप्स, हमारे पास टोटल जो लास्ट टर्म है वो कितनी होगी, या इन नंबर्स का सम है वो क्या होगा। हमें ये पता है कि जो nth नंबर है, फिबोनाची नंबर है, वो प्रीवियस दो नंबर्स का सम है, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास फिबोनाची नंबर ढूंढने के लिए हमें दो टर्म्स पे डिपेंड करना पड़ रहा है। तो इसका जो रिकरेंस रिलेशन है वो डिपेंड कर रहा है दो टर्म्स पे। इस केस में हमारे पास जो इनिशियल गैस है वो एटलीस्ट दो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एफ जीरो गिवन हो और एफ वन गिवन हो, तो मैं एफ टू फाइंड कर सकता हूँ। एफ टू मेरे पास होगा एफ जीरो प्लस एफ वन। इसी तरह एफ थ्री जो है वो मेरे पास होगा एफ टू प्लस एफ वन। प्रीवियस केस में हमारे पास एक ही इनिशियल गैस जरूरी था। यहाँ पे हमारे पास करंट सोल्यूशन में दो हमारे पास एफ एन माइनस वन एफ एन माइनस टू दो टर्म्स यूज हो रही हैं, तो इनिशियल गैस जो है वो दो होनी चाहिए। इसकी बेस पे हम नंबर काउंट कर सकते हैं आफ्टर एन टर्म, जो फिबोनाची नंबर है वो क्या होगा। तो ये बेसिक सी हमारे पास एक डेफिनेशन है रिकरेंस रिलेशन की। इम्पोर्टेंट टास्क हमारे पास ये होगा कि एक रिकरेंस रिलेशन गिवन होगा और हमने उस रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, या हमने बताना होगा इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है वो क्या बनती है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रिकरेंस रिलेशन से हमारे पास रिलेटेड टर्म्स क्या हैं। इस वाले टॉपिक में हमने जस्ट ये रिकरेंस रिलेशन का डेफिनेशन नहीं करनी थी कि हमारे पास रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। अब हम आ जाते हैं इस रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने की तरफ। तो फर्स्ट चीज जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन में वो है लीनियर रिकरेंस रिलेशन। लीनियर मीन्स लीनियर के हमारे पास यस। तो जुल्फिकार, आपने सवाल पूछा है, मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि हमारे पास जो जैसे ये सीक्वेंस थी अरिथमेटिक, अगर आप यहाँ पे देखें तो अरिथमेटिक केस में ये वाला जो एक्सप्रेशन हमने बनाया था ये था हमारे पास रिकरेंस फॉर्म में। रिकरेंस फॉर्म में हमने फर्स्ट टर्म यूज करते हुए और सक्सेसिव स्टेप्स करते हुए उसका एक जनरल फार्मूला भी बना लिया था। तो जनरल फार्मूला से तो आपको पता है ना, टर्म से जनरल फार्मूला का मतलब ये है एक ही फार्मूला जिससे आप कोई भी टर्म ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ए एन इक्वल्स टू ए वन आर एस पावर एन माइनस वन। ये इसका जनरल फार्मूला है। लेकिन जनरल फार्मूला हम डिजाइन कैसे करते हैं, हम पहले रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं, रिकरेंस रिलेशन में इनिशियल गैस यूज करके उसकी सक्सेसिव टर्म्स हैं, फिर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हुए हम उसमें लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म की फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ए एन जो है वो एक प्रीवियस टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है, तो हम ए एन माइनस की जगह ए एन माइनस टू पुट करेंगे, ए एन माइनस टू की जगह ए एन, जैसे यहाँ पे है ए फोर में ए थ्री था, ए थ्री की जगह मैं ए टू की वैल्यू प्लेस करूंगा, ए टू की जगह मैं ए वन की प्लेस करूंगा। तो nth टर्म जो है वो इन 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 टर्म्स ऑफ इनिशियल गैस आ जाएगा। तो दो तरह के फार्मूलाज आ गए, एक रिकरेंस आ गया, एक जनरल जनरल फार्मूला आ गया। हर क्वेश्चन के केस में जनरल फार्मूला बनाना आसान नहीं होता। तो रिकरेंस रिलेशन जो हमारे पास बेसिकली मोस्ट केसेस में वर्क कर जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन है तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट चीज हमारे पास रिकरेंस रिलेशन में है लीनियर रिकरेंस। लीनियर रिकरेंस मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स यूज हुए, वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एन मेरे पास एक वेरिएबल है, ए एन माइनस वन एक वेरिएबल है, ए एन माइनस टू वेरिएबल है, ए एन माइनस के वेरिएबल है। अगर आप को याद हो, अगर आप कंसिडर करें टू वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन, तो वो इस टाइप की होती है। लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास तीन बातें जो है वो हम कंसिडर करते हैं। पहली बात तो ये होती है कि हमारे पास जो डिग्री है उस टर्म की वो हमारे पास वन होनी चाहिए। दूसरी बात हमारे पास ये है कि आपके पास किसी भी वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक्स वाई का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, या वाई, फॉर एग्जाम्पल डिग्री वन के केस में मेरे पास एक्स की डिग्री वन के अलावा नहीं होनी चाहिए। थर्ड चीज लीनियर इक्वेशन में हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे पास साइन ऑफ वाई नहीं हो सकता, या मेरे पास कॉज ऑफ एक्स नहीं हो सकता।
तो ये आपके पास मोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ पे हमारे पास हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन, पहली चीज तो ये है कि हमारे पास हर फंक्शन जो है यहाँ पे आप देखें इनकी डिग्री 1 है और इनमें किसी भी नंबर का प्रोडक्ट नहीं है और कोई भी यहाँ पे हमारे पास ट्रांसेंडेंटल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन हो गया और ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं C1 C1 C2 ये हमारे पास कांस्टेंट है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि ये होमोजीनियस भी है। अब होमोजीनियस से हमारी क्या मुराद है, यहाँ पे जब आप मैट्रिसेस सॉल्व करते थे तो मैट्रिसेस हमारे पास होते थे AX इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। अगर हमारे पास ये जो कांस्टेंट वाला नंबर है ये जीरो है, जैसे अगर हमारे पास आ जाए AX इक्वल्स टू जीरो, तो अगर कांस्टेंट टर्म्स आपके पास कोई भी इन्वॉल्व ना हो तो उसको हम कहते हैं इट इज अ होमोजीनियस सिस्टम। और यहाँ पे जब आपके पास कांस्टेंट होता है जैसे बी मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन मैंने लिखी है इन टू वेरिएबल्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में और ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि मेरे पास सी एक ऐसा कांस्टेंट आ रहा है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर मैं एक होमोजीनियस इक्वेशन कंसिडर करता हूँ लेट्स से ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू जीरो, अब यहाँ पे मेरे पास में भी आप इसको जीरो जरूरी नहीं है कि जीरो हो, यहाँ पे हमारे पास एक तीसरा वेरिएबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको लिख देता हूँ जी। अब मेरे पास ये लीनियर इक्वेशन है तीन वेरिएबल्स में एक्स वाई और जी में, लेकिन मेरे पास कोई भी टर्म एक ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, तो इसको मैं कहूंगा इट इज होमोजीनियस। तो फर्स्ट टास्क हमारे पास क्या है कि हमने सॉल्व करना है रिकरेंस रिलेशन जो हमारे पास लीनियर हो और जिसमें हमारे पास जो जो टाइप है वो होमोजीनियस हो। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि डिग्री ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस। तो डिग्री हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास के टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो हम कहेंगे इसको के डिग्री की है। जैसे अरिथमेटिक वाला हमने लीनियर रिकरेंस रिलेशन यूज किया था तो ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस वन डी। यहाँ पे हमारे पास ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि डी कांस्टेंट है और यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस टर्म है वो वन इन्वॉल्व थी। इसका मतलब है ये रिकरेंस रिलेशन है, ये लीनियर करंस रिलेशन है नॉन होमोजीनियस और इसकी डिग्री जो है वो वन है। फिर हमने फिबोनाची सीक्वेंस यूज की। फिबोनाची के केस में हमारे पास जो रिलेशन था वो था एफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक एफ एन है, एक एफ एन माइनस वन है, एक एफ एन माइनस टू है। तो तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, कांस्टेंट कोई नहीं है। तो और डिग्री भी तीनों वेरिएबल्स की वन है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन होगा डिग्री वन का और ये होमोजीनियस भी है और इसकी जो सॉरी लीनियर रिकरेंस रिलेशन होमोजीनियस टाइप और इसकी जो डिग्री है वो टू होगी क्योंकि हमारे पास दो प्रीवियस टर्म्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टास्क है वो ये कि अगर डिग्री टू का हमारे पास अ, हम पहले जस्ट डिस्कस करेंगे डिग्री टू वाले जो लीनियर रिकरेंस रिलेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स से C1 और C2 हमारे पास दो रियल नंबर हैं और हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन है वो डिग्री टू का है। जैसे हमने फिबोनाची कंसिडर किया एफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट वन है, यहाँ पे मेरे पास कांस्टेंट वन है। तो जब मैं इसका सोल्यूशन फाइंड करना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा इसका जो सोल्यूशन है लेट से एफ एन वो मेरे पास आर है। तो क्योंकि डिग्री टू है तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा एफ एन की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा आर स्क्वायर और ये मेरे पास आ जाएगा आर फॉर एग्जाम्पल आर और ओके एफ एन अगर फॉर एग्जाम्पल एफ एन है तो हम इसको आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर और एफ एन माइनस वन और एफ एन माइनस टू को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस फर्स्ट कांस्टेंट जो कि हमारे पास इस केस में हमारे पास वन है। तो ये मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो।
वन यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स वन है वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में Fn-1 और Fn-2 का कोफिशिएंट वन है, और आर हमारे पास आया है बेसिकली इस Fn-1 की जगह, और Fn-2 की जगह हमारे पास वन आया है। ये कैसे आते हैं, ये हमारे पास प्रीवियस थ्योरम में गिवन है कि स्ट्रेटेजी हमने क्या यूज करनी है। हम यूज करेंगे कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो जनरल सोल्यूशन होगा ए एन को हम रिप्लेस करेंगे आर एन से, और बाद में हमारे पास जो मिनिमम डिग्री ये हमारे पास एन माइनस की है उससे हम दोनों साइड्स पे डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ भी हमने डिवाइड किया आर एस पावर एन माइनस के से, इस टर्म को भी डिवाइड किया आर पावर एन माइनस के से, इसको भी और इसको भी, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इन तमाम टर्म्स को जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर के हमारे पास गिवन था, के इज डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन, और हमने डिग्री कैसे डिफाइन की थी कि जितनी हमारे पास प्रीवियस टर्म्स इन्वॉल्व होंगी उतनी ही हमारे पास उसकी डिग्री होगी। जैसे मैं आपको इसको एक सेपरेटली समझाता हूँ, देखें। जैसे मैंने आपसे फॉर एग्जांपल मैं एक रिकरेंस रिलेशन बना लेता हूँ, ए एन इक्वल्स टू 2 ए एन माइनस 2 प्लस 3 ए एन माइनस 1। अब यहाँ पे मेरे पास देखें कि जो प्रीवियस टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो दो हैं, एक ये प्रीवियस टर्म इन्वॉल्व है, एक ये प्रीवियस टर्म इन्वॉल्व है। इसका मतलब है इसकी जो डिग्री है वो 2 होगी, तो डिग्री ऑफ दिस रिकरेंस रिलेशन इज 2। अब आप देखें कि हमारे पास ये एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इस वेरिएबल की पावर भी 1 है, इस वेरिएबल की पावर भी 1 है, कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं, इस वेरिएबल की पावर भी 1 है। तो ये हमारे पास डिग्री 1 की एक लीनियर रिकरेंस रिलेशन है, और ये होमोजीनियस भी है क्योंकि हमारे पास कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि मैंने इसको करना है, और मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास जो जो सोल्यूशन है वो आर एन है। तो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये डिग्री 2 था, तो ये मेरे पास, मैं इसको आर के से रिप्लेस करूंगा। मेरे पास ये आ जाएगा आर स्क्वेयर 2 एन माइनस 2, ये मेरे पास आर आ जाएगा, और 3 ये मेरे पास आ जाएगा, ये आएगा 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा आर एच पावर 2 माइनस 2। एक एक डिग्री में कम करता जाऊंगा। अब मेरे पास ये आ जाएगा आर स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 टाइम्स आर प्लस 3। तो जब मैं इसको इसको दोनों 2r+3 को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ आर, आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास था रिकरेंस रिलेशन, और हमारे पास उसके कोरस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन आ गई आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको हम कहते हैं इट इज करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमने, हमारा जो बेसिक टास्क है वो यही है कि अगर आपके पास डिग्री 2 की लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस इक्वेशन गिवन हो, तो हम उसको, उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जब आप एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेंगे, अब उसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि उसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो लीनियर रिकंसिलिएशन है, एक तो ये लीनियर है, पहली बात है लीनियर है क्योंकि हमारे पास जो फंक्शंस हैं उनकी पावर 1 है। दूसरी चीज क्या है कि ये होमोजीनियस है, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तीसरी बात क्या है, इसकी हमारे पास जो डिग्री है वो 2 है क्योंकि हमारे पास दो प्रीवियस टर्म्स इन्वॉल्व है, तो डिग्री हमारे पास आ जाएगी 2। तो हमारे पास जो रिकंसिलिएशन बनेंगे वो कैसे, आर स्क्वायर 1 टाइम्स आर की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स आर की पावर 2 माइनस 2। तो जो रिकंसिलिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगी इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके सॉल्यूशंस है वो हमारे पास आ जाएंगे आर इक्वल्स टू 2 और आर इक्वल्स टू -1। यहाँ पे इसका एक जनरल सोल्यूशन सब बना लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो ए एन है वो हमारे पास आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू लेट्स से अल्फा 1। एक सोल्यूशन हमारे पास आया 2, और दूसरा सोल्यूशन हमारे पास आया था -1।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 raised to power n प्लस अल्फा 2 माइनस 1 raised to power n। अब हमने इसमें जो है वो कोफिशिएंट ढूंढने हैं। तो कोफिशिएंट हम कैसे ढूंढेंगे, वो हमारे पास आएगा इनिशियल कंडीशन से। हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या गिवन थी कि ए, क्योंकि दो हमारे पास टर्म इन्वॉल्व है, ए एन माइनस वन एन माइनस टू, तो हमारे पास दो इनिशियल गैस होंगे, ए नॉट और ए वन। ये इनिशियल गैस यूज करते हुए हम ये फाइंड कर लेंगे। जब हम यहाँ पे ए नॉट जो है, ए नॉट और ए वन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी, अल्फा वन प्लस अल्फा टू इक्वल्स टू टू, और टू इज इक्वल्स टू 2 raised to power n की जगह हम जीरो पुट करेंगे तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू माइनस वन की पावर जीरो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टू इज इक्वल्स टू अल्फा वन प्लस अल्फा टू। इसी तरह रिकरेंस रिलेशन में ये जो हमने ऊपर बनाया है रिकरेंस रिलेशन, इसमें हम n की जगह वन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेवन इक्वल्स टू अल्फा वन 2 raised to power 1 और प्लस प्लस माइनस वन की पावर वन है तो माइनस अल्फा टू। तो ये आपके पास दो इक्वेशंस आ गई जो कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये कांस्टेंट की वैल्यूज भी आ जाएगी, अल्फा वन भी और अल्फा टू भी। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि रिकरेंस रिलेशंस क्या होते हैं, लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, और हमारे पास जो होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन वो क्या होता है। यहाँ पे आपको ये हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से इस एग्जाम्पल से दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन बेसिक टास्क आपका यही है। आपको ये समझ आ गई कि रिकरेंस रिलेशन क्या है, आपको ये समझ आ गई कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन से क्या मुराद है, आपको ये बात समझ आ गई कि होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन क्या होता है, और फिर आपको ये बात भी समझ आ गई कि इनिशियल गैस क्या होता है, तो और डिग्री ऑफ अ रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। तो अब सवाल ये हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन जो है वो सिर्फ ये बच गया कि अगर हमारे पास लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन डिग्री टू का हो, हमने भी सॉल्व करना है डिग्री टू के। अगर हमारे पास डिग्री टू का लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन हो तो उसका सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें भी एक स्टेप तो आपको बात क्लियर होगी कि जब आपके पास डिग्री टू का होगा तो उस केस में हम डिफाइन कैसे करेंगे। हम आर की पावर टू को ए एन की जगह रिप्लेस करेंगे, आर की पावर टू, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था। हम रिप्लेस करेंगे ए एन की जगह आर स्क्वेयर, ए एन माइनस टू की जगह आर स्क्वेयर माइनस वन, कोफिशिएंट एज इट इज। तो लास्ट पे जो हमारे पास सोल्यूशन है, सोल्यूशन की जो जनरल फॉर्म होगी, सोल्यूशन की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, हमने जो शुरू में बनाया था वो हमारे पास था ए एन इक्वल्स टू लेट्स से टू ए एन माइनस वन प्लस थ्री ए एन माइनस टू। माइनस टू, हमारे पास डिग्री आ गई टू। यहां से हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाई, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू टू टाइम्स आर प्लस थ्री। अब मैंने इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ मे बी क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइज किया, मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ गए, एक आर वन आया सॉल्यूशन और एक आर टू सॉल्यूशन आया। जब मेरे पास दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो लास्ट पे मेरे पास जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन को मैं कैसे लिखूंगा कि ए एन इक्वल्स टू एक कांस्टेंट, लेट्स से कांस्टेंट को मैं कह देता हूं सी वन प्लस सी वन आर वन, और दूसरा कांस्टेंट सी टू और आर टू। अब हमारे पास ये जो है ये एक जनरल फार्मूला आ गया उस हमारे पास एक्सप्रेशन का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमारे पास सी वन की वैल्यू भी नहीं है, सी टू की वैल्यू भी नहीं है। तो ये जो कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट का सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनिशियल गैस। और अब मैंने आपको बताया था क्योंकि मेरे पास दो टर्म्स इन्वॉल्व हैं प्रीवियस, ए एन माइनस वन और ए एन माइनस टू, तो अब मैंने इन दोनों वैल्यूज को फाइंड कैसे करना है, मैं यूज करूंगा इनिशियल गैस। और क्योंकि दो प्रीवियस टर्म्स हैं इसका मतलब है मेरे पास एटलीस्ट दो इनिशियल गैस होने चाहिए, ए जीरो और ए वन। अब ए जीरो मैं कैसे ऑब्टेन करूंगा, इस फार्मूले में जब मैं एन की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास ए जीरो आ जाएगा, ए जीरो आएगा सी वन आर वन प्लस सी टू आर टू।
इसी फार्मूले में जब मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a1 इक्वल्स टू c1 r1 प्लस c2 r2। तो a0 और a1 की वैल्यू आपके पास इनिशियली गिवन थी गैस में। लेट्स से a0 की वैल्यू अल्फा, a1 की वैल्यू बीटा। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास हो जाएगा बीटा के इक्वल, ये मेरे पास हो जाएगा अल्फा के इक्वल। तो ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये आपके पास बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस आ गए। तो इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को यूज करते हुए आप C1 और C2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब C1 और C2 की वैल्यूज आ जाएंगी तो लास्ट पे आप यहाँ पर C1 की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे C2 की वैल्यू पुट करें, तो an आपके पास जो है वो उस रिकरेंस रिलेशन का एक जनरल फार्मूला आ जाएगा। इसके फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम इस एक दो एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। वीकेंड पे मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पर। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछें, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन?